कल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा डिस्कस किए थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के जो 3 लेक्चर रहेंगे गॉस लॉ के बेसिस पे रहेगा। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ के एप्लीकेशन। तो ये पर्टिकुलर पूरा चैप्टर में अब जो बाकी रह गया वो गॉस लॉ है। उसके बाद फिर हम वोल्टेज की बात करेंगे जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझने के लिए फ्लक्स को समझना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना जरूरी है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसके लिए कल हम लोग एक एनालॉजी समझ रहे थे। उस एनालॉजी को मैं वापस कोशिश करता हूं समझाने की और फिर उसको, तो एनालॉजी है कि जिस तरीके से थिंक ऑफ एयर ब्लोइंग इन थ्रू अ विंडो, मतलब खिड़की के थ्रू जो एयर एंटर करेगा घर में, ब्लोइंग थ्रू ए विंडो, हाउ मच एयर कम्स थ्रू द विंडो डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, एयर कितना है। तो सपोज ये एक विंडो है और ये पोर्शन है इतना ओपन है, विंडो में से केवल जो व्हाइट पोर्शन है यही ओपन है। तो कितना एयर एंटर करेगा वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा ये एरिया है, कितना ओपन एरिया है। दूसरा ये डिपेंड करेगा जो एयर है उसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एयर फ्लो करेगा उसके अंदर, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा एयर फ्लो करेगा। तीसरा कंडीशन, विंडो का डायरेक्शन और एयर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एयर इस डायरेक्शन से आ रहा है और मेरा विंडो इस एयर के डायरेक्शन ना होके किसी और डायरेक्शन में है ना। घर में ऐसा भी बहुत सारे विंडो होते हैं जहां से हवा आ ही नहीं रही है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन और विंडो का डायरेक्शन अलग है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है एयर ब्लोइंग इनसाइड हाउस? इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ एयर। जितना ज्यादा एयर का स्पीड होगा उतना ज्यादा इसमें एयर एंटर करेगा। दूसरा डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ एयर, एयर का डायरेक्शन एंड द एरिया ऑफ विंडो। तो एयर का डायरेक्शन और विंडो के एरिया का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक दूसरे को देखते हुए होने चाहिए, एक दूसरे के सामने रहने चाहिए। क्या? एयर का डायरेक्शन और विंडो का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। और इस सिचुएशन में जो एयर एंटर कर रहा है, वी माइट कॉल दिस एयर दैट कम्स थ्रू द विंडो एज एयर फ्लक्स। तो एयर फ्लक्स किसे कहेंगे? बहुत सारे एयर आ रहे हैं, इसमें से जो इस व्हाइट पोर्शन विंडो के अंदर एंटर करेंगे वही एयर फ्लक्स होगा। ये पूरा का पूरा एयर है, ये एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर के एयर को हम फ्लक्स नहीं कह रहे, इस विंडो के थ्रू एंटर करने वाले एयर को ही फ्लक्स कहेंगे। जैसे यहां देखिए, ये एयर गया, क्या इस ओपन विंडो से सारा का सारा एयर पास हुआ? आंसर इज नो। केवल इसके अंदर देखिए 1 2 3 हो सकता है ये 4, तो 4 लाइन आउट ऑफ लेट से 12, केवल 4 लाइन एयर के ही यहां पे देखिए, ये केवल 4 लाइन ही एंटर कर रहे हैं इस विंडो से। तो जितने लाइन इस विंडो से पास होंगे, we might call this air that comes through the window as air flux। तो air flux किसे कहेंगे? number of air lines passing through the open portion of the window। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं open portion of the window, क्योंकि अगर विंडो क्लोज्ड है तो एक भी एयर लाइन पास नहीं होगा। तो हम एयर फ्लक्स किसे कहेंगे? This will be the number of lines of air which are passing through open portion of the window। So this is air flux। इसी तरीके से समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? देखिए, ये जिस तरीके से एयर है इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसके सामने कोई भी कंडक्टर रहे या कोई प्लेट रहे, उस प्लेट का जितना पोर्शन इस एयर के सामने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर प्लेट से लिंक होगा।
तो जैसे इस केस में था वैसा ही अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एयर की जगह, तो जितने लाइंस इसमें से जा रहे हैं वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ तो रहे हैं 12 लाइन, लेकिन इसके अंदर कितने पास हो रहे हैं? केवल 4 लाइन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 4 लाइन की वजह से होगा। और थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू एन एरिया। अब ये वर्ड परपेंडिकुलर टू एन एरिया बोला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। परपेंडिकुलर टू एन एरिया मतलब क्या? जो विंडो है या जो कंडक्टर का प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने आना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस प्लेट का एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहीं पे मैं यूज करूंगा एक और वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो प्लेट का एरिया है वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, तब उस एरिया से जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, और ये फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पे। जितनी ज्यादा लाइन होगी, जितना ज्यादा लाइन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो अगर ई की वैल्यू ज्यादा है तो इस एरिया से पास होने लाइंस भी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा, एरिया अगर बड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा ये एरिया होगा प्लेट का उतने ज्यादा लाइन पास होंगे। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैसे डिफाइन हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो अगर ये एरिया है, इस एरिया से कितने लाइंस इसमें से जाएंगे उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और इस एरिया से जो नहीं जा रहे हैं, यहां पे जो है ये सारे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर जो जाएंगे, जो अंदर रहेगा, जो अंदर से पास हो रहा है, उतने पोर्शन को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब एक बार जब क्रॉस हो जाएगा वापस वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कंडक्टर के लिए या एक क्लोज्ड एरिया के लिए या क्लोज्ड शेप के लिए ही डिफाइन होता है। इसको और समझते हैं। हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। जितना ज्यादा ई उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा फ्लक्स। सो लार्जर द एरिया ऑफ द प्लेन, लार्जर द फ्लक्स लिंकेज। अब इसको यहां देखिए, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो रही है। इस एरिया के अंदर से जितने लाइंस गई, जितने भी लाइन गई हैं वही कहलाएंगी फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस एरिया से जितने लाइन पास होंगे उन्हें ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सो दिस इज इलेक्ट्रिक। देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हमने डिफाइन कर लिया है। ठीक है, ये इस तरीके से जो फील्ड लाइंस जाएंगी, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो रही होंगी वो उस एरिया का फ्लक्स होगा। अब एरिया यहां पे ध्यान देना है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कल भी मैंने ट्राई किया था समझाने की। तो कल मैंने बताया था कि एरिया जो है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन है। यहां पे एरिया का वेक्टर क्वांटिटी बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम विंडो की बात कर रहे हैं जिसके अंदर से एयर फ्लो हो रहा है, उस विंडो का ओपन होना और एयर का एंटर करना, ये दोनों के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। दोनों के डायरेक्शन मतलब एयर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और विंडो जो ओपन है उस ओपन विंडो का क्या डायरेक्शन है। अब ये कैसे बताते हैं ओपन विंडो का डायरेक्शन? दैट इज नथिंग बट एरिया के थ्रू ही बताया जाता है, बिकॉज एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है यहां समझते हैं। सपोज ये XYZ प्लेन है,
इस XYZ प्लेन में अगर मैं कोई टू डायमेंशनल बॉडी लेता हूं, लेट्स से एक रेक्टेंगल लेते हैं ऑफ डायमेंशन A एंड B। देखिए एक रेक्टेंगल लिया मैंने XYZ प्लेन में, रेक्टेंगल जिसके साइड A और B है। अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो 8th और 9th के हिसाब से एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 8th और 9th क्लास के हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन जब आप 11th में जाते हैं और जब हम एरिया निकालते हैं एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, तो हमें डायरेक्शन को इंक्लूड करना चाहिए। जब मैं डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहा हूं तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया विल बी ऑफ कोर्स लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, लेकिन अब इसमें डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन क्या है कि ए का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है और बी का भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया होगा ए क्रॉस बी। अब ये क्रॉस वर्ड क्यों आया? अगर वेक्टर को थोड़ा बहुत भी ब्रीफ में जानते होंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही दो फिजिकल क्वांटिटी में तभी लगता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर से, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? टॉर्क के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने कुछ समय पहले ही इससे रिलेटेड समझा था। टॉर्क टाउ, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो जो कैलकुलेशन आता है वो आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे टॉर्क का तो उसमें लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं करते, या डिस्टेंस को ना लेके डिस्प्लेसमेंट लीजिए। अगर मैंने किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वो वर्क डन आता है, और वहीं पे अगर मैं करता हूं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो टॉर्क बन जाता है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर एज वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमेशा ही डॉट प्रोडक्ट लगता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब A डॉट B हो जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा ही क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, A क्रॉस B। दोनों ही प्रोडक्ट है, लेकिन वेक्टर के हिसाब से एक में डायरेक्शन होता है, एक में डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अब इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो A क्रॉस B, क्यों? देखिए A इस डायरेक्शन में जा रहा है और B इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इवन दो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, किसका? लेंथ का और विड्थ का मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर के हिसाब से हो रहा है। मींस A मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस B। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो आउटपुट आएगा दैट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लगा है इसलिए यहां पे साइन थीटा आता है। अगर यही डॉट प्रोडक्ट होता तो ये हो जाता ए बी कॉस थीटा। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस ये गांठ मान लीजिए, जहां पे भी एरिया बोला जाएगा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी लेंथ स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, लेकिन जैसे ही एरिया की बात की जाएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसका अगर एक वेक्टर है तो अगर इसका एरिया वेक्टर है तो मुझे इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्शन अगर इस प्लेन का टू डायमेंशन का डायरेक्शन बताना है तो जो सामने साइड में दिख रहा है, आपकी तरफ दिख रहा है, वो इसका डायरेक्शन। मतलब अगर मैं ये डॉट बना दूं, ये डॉट आपकी तरफ दिखता है तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया। इसको वर्ड में लिखना होगा तो नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन इज डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द प्लेन। सो डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? प्लेन लीजिए कोई भी, जैसे मोबाइल का स्क्रीन है या बुक का सरफेस है, जो सरफेस आपकी तरफ दिख रहा है उस सरफेस पे अगर आप पेन सीधा खड़ा कर देंगे तो जो पेन का डायरेक्शन है आपकी तरफ दिखता हुआ वही एरिया का डायरेक्शन है। सिंपल। और सिंपल बताता हूं, जो मोबाइल का स्क्रीन आपको दिख रहा है वो जिस डायरेक्शन में दिख रहा है वही उसका एरिया, वही उसका डायरेक्शन। किधर दिख रहा है? आपकी तरफ दिख रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो प्लेन
जो सरफेस आपकी तरफ है वो नॉर्मल टू द प्लेन। अब आप अगर इसके पीछे चले जाओगे, इसके एरिया के पीछे चले जाओगे, तो पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, तो अब उसका डायरेक्शन मेरी तरफ नहीं होगा, आपके लिए इसका डायरेक्शन आपकी तरफ हो जाएगा। और समझते हैं, फॉर 2D स्ट्रक्चर, अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्लेन हो गया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये एक प्लेन है ना, ये चंदा मामा है, ये एक प्लेन है, इसका अगर मुझे डायरेक्शन बताना है ना, ये एक प्लेन लिया है, सच में चंदा मामा मत मान लेना, दैट इज 3 डायमेंशन। ये प्लेन अगर मैंने लिया है, इस प्लेन का मुझे डायरेक्शन बताना है, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए एक तो है कि मैं ऊपर से देखूं। जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन है ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो नीचे हूं, क्योंकि ये मेरा छाता है, तो नीचे होंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। फिर से, अगर हम छाता ले रहे हैं तो छाता के नीचे जो छाता की डंडी रहती है, ये डंडी रहती है ना, ऐसे पकड़ते हैं इसको इस तरीके से, तो ये जो डंडी है जिस तरफ आ रही है, जिस तरफ कनेक्टेड है, आप अगर छाता इधर पकड़े हैं तो ये वाला आपकी तरफ है, तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अगर आप छाते को उल्टा पकड़ लिए, यहां से ऊपर वाले पोर्शन से पकड़ लिए और ऊपर वाले पोर्शन को लेके चल रहे हैं, तो उसी छाते का एरिया ऊपर की तरफ, उसी छाते के एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। फिर से, इस प्लेन को आप जिस तरीके से देखेंगे, जिस डायरेक्शन में देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर हो गया इस एरिया का, नीचे से देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन नीचे हो गया। दिस इज फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, या ये जो अभी छाता दिखाया मैंने, ऐसे जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका एरिया का डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। लेकिन जब हम यही 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, सो बोथ डायरेक्शन शुड बी नॉर्मल टू द, लेकिन यही जब हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे, तो 3D स्ट्रक्चर के केस में नॉर्मल इट शुड ऑलवेज बी नॉर्मल, जैसा यहाँ पे नॉर्मल था वैसा ही नॉर्मल है, लेकिन 3D के केस में हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन को लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई बड़े से फुटबॉल के अंदर चला गया और बोलेगा कि मेरा इस पर्टिकुलर 3D का डायरेक्शन बताओ, तो वो 3D का डायरेक्शन बैलून के अंदर या फुटबॉल के अंदर नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी आउटसाइड। समझिए, फिर से एग्जांपल देखिए, ये अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेट्स से ये सिलेंडर है, इसका मुझे इसका मुझे डायरेक्शन बताना है, इसका एरिया का डायरेक्शन बताना है। इसका एरिया कहाँ होगा, ये एक ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये एक सरफेस एरिया है, फिर ये वाला जो पोर्शन ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी सर्कुलर सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर के पास 2 सर्कुलर सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। अब मुझे अगर डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन वो भी किसका, एरिया का, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हम, एरिया का अगर मुझे डायरेक्शन बताना है तो इसके 3 सरफेस एरिया बनता है, ये ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, नीचे वाला सर्कुलर सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस। इसी तरीके से अगर मैं एक स्फेयर लेता हूं, लेट्स से स्फेरिकल शेप का ओवल शेप है, लेट्स से अगर मैं स्फेयर लेता हूं तो इस स्फेयर का स्फेयर सरफेस एरिया ही रहेगा, किसी भी साइड में जाइए, यहां से भी आप देखेंगे इस तरीके से दिखेगा, पीछे जाएंगे तब भी ऐसा ही दिखेगा, इस तरफ आ जाएंगे तब भी ऐसा ही दिखेगा, इसी तरीके से दिखने वाला है 3 डायमेंशन में आप सोचिए। अब अगर मैं सिलेंडर के ऊपर वाले सर्कुलर एरिया को लेता हूं तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इसी तरीके से अगर मैं स्फेयर के ऊपर मैं देख रहा हूं तो इसका एरिया बाहर की तरफ है। इसी तरीके से स्फेयर के इस साइड देख रहा हूं तो इसके एरिया का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। यही चीज अगर मैं सिलेंडर में देखता हूं, ये जो पोर्शन जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, आपकी तरफ है, बाहर की तरफ आता हुआ है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, जिस साइड ये दिख रहा है वो उसका एरिया है। अगर मैं नीचे से आ जाऊं, नीचे देखना चाहूंगा, तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसका एरिया डाउनवर्ड है। मतलब आप किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को के किसी एक सरफेस को ही एक बार देख सकते हैं। अब सपोज ये सिलेंडर देखना है,
या तो आप सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन देख रहे होंगे, या इसका कर्व्ड सरफेस देख रहे होंगे, या नीचे वाला पोर्शन देख रहे होंगे। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आप तीनों तीनों जो डायरेक्शन है या तीनों जो सरफेस है एक साथ देखें, नहीं। तो जिस साइड या जिस सरफेस को आप देख रहे हो वो उस सरफेस का नॉर्मल उसका डायरेक्शन है। ऊपर से देख रहे हैं तो इस सरफेस का ऊपर वाला डायरेक्शन है, कर्व्ड सरफेस पे देख रहे हैं इसका आपकी तरफ जो दिखने वाला है वो डायरेक्शन हो गया, नीचे देख रहे हैं तो नीचे से आपकी तरफ आने वाला लाइन उसका डायरेक्शन। इसी तरीके से जब मैं स्फीयर लेता हूं तो जिस डायरेक्शन में देखूंगा इधर देखूंगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, नीचे से देखूंगा तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। बट इट शुड ऑलवेज बी नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, हमेशा ही परपेंडिकुलर रहना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। जो सरफेस जिस सरफेस को आप देख रहे हो उसके हमेशा ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल केस में हमेशा ही बाहर की तरफ का डायरेक्शन लेना। मतलब अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर बैठ जाऊं और बोलूं कि ये वाले सरफेस का एरिया मेरी तरफ है तो ये गलत है। फिर से, मैं इस सिलेंडर के अंदर बैठ जाऊं और वहां पे मैं इस सरफेस को नीचे से देखूंगा तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं है या इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में सरफेस एरिया के डायरेक्शन को हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन ही लिया जाएगा, अंदर वाला डायरेक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आई होप आपको एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ये समझ में आया। और जब भी कोई प्लेन होगा उस प्लेन का डायरेक्शन या 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन कैसे लेना है, उसका एरिया कैसे डिफाइन करना है, ये क्लियर हो गया होगा। सभी को क्लियर हुआ क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा तब क्या मतलब? मतलब ये कि विंड का डायरेक्शन किसी और जगह है और विंडो का डायरेक्शन अगर कोई और है, उस केस में बहुत थोड़ी सी हवा विंडो से एंटर कर रही है, उस केस में मैं उसका डायरेक्शन या फ्लक्स कैसे बताऊं? नहीं समझ में आया? देखिए, सपोज ये एक प्लेन है, ये जो येलो वाला पोर्शन ये एक प्लेन है, इस प्लेन को मैंने खड़े कर दिया है इस सपोर्ट से, ठीक है, ये एक सपोर्ट है केवल। ये जो ऑरेंज ब्राउन दिख रहा है दैट इज नॉट प्लेन येलो वाला ही है। मैंने इसको इंक्लाइंड कर दिया है, सीधा खड़ा नहीं किया, 90 डिग्री पे न रख के मैंने इसको इंक्लाइंड कर दिया। जब मैं इंक्लाइंड कर रहा हूं लेट्स से एट एनी एंगल थीटा, तो जब मैं इंक्लाइंड कर रहा हूं तो बहुत सारे लाइंस जब ये खड़ा था 90 डिग्री में था, जो लिंक हो रही थी अब इसके ऊपर से चली जाएगी, इसके अंदर से नहीं जाएगी, ये ऊपर से चलेगी, है ना, ये ऊपर से चलेगी। और ये जो ब्राउन वाली है वो इसके अंदर से जा रही है। देखिए ब्राउन वाली लाइन ही यहां से एंटर करके इधर है, यहां से एंटर करके इधर है, यहां से एंटर करके इधर है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या एयर है वो विंडो के एरिया पे तो डिपेंड कर रहा है, एयर की वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर रहा है, विंडो और एयर के फ्लो के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से जो लिंक होने वाली है, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेन पे भी डिपेंड करता है, इसके अलावा उन दोनों के बीच में क्या एंगल है उस पे भी डिपेंड करता है। अब किसी प्लेन का जो एंगल है वो कैसे स्पेसिफाई होगा? एक प्लेन का एंगल विल बी स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? एरिया। उस प्लेन का एरिया लेंगे, उस एरिया का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे फ्लक्स का लिंकेज। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? थिंक अबाउट एन एयर फ्लक्स ऑफ एयर पासिंग थ्रू ए विंडो एट एनी एंगल, है ना, किसी एक एंगल से अगर एयर पास हो रहा है विंडो से,
तो विंडो अगर आप पूरा भी खोल दोगे तब भी एयर पूरा एंटर नहीं करेगा, क्योंकि एयर का डायरेक्शन और विंडो का डायरेक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है। एक पर्टिकुलर एंगल से एयर अगर फ्लो हो रहा है तो जो विंडो का इफेक्टिव एरिया है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब ए क्या है? ए इज एरिया ऑफ द विंडो और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्लो ऑफ एयर एंड द डायरेक्शन ऑफ विंडो। समझिए, जैसे ये वाला केस है, सपोज एयर सीधा जा रहा है, और विंडो जो है इस तरीके से इंक्लाइंड है ना, इस तरीके से इंक्लाइंड है। तो क्या जो एयर सीधा जा रहा था वो नीचे घुस के जाएगा? क्या नहीं। जितना एरिया विंडो का जितना एरिया एयर के डायरेक्शन में आएगा उतना ही एयर उससे पास होगा। अब ये कितना एरिया आया है वो कैसे पता चलेगा? सो दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। इसका टोटल एरिया ए है, पर ये टोटल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, उसका थीटा ही उसके डायरेक्शन में है। तो थीटा मतलब ए कॉस थीटा। तो जो इफेक्टिव एरिया जो एयर के डायरेक्शन में आया दैट इज ए कॉस थीटा ओनली। ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? यहां देखिए, ये थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये जो इंक्लाइंड वाला है कैसा हो जाएगा? ये इस तरफ खिसक के आ जाए, है ना। ये वाला जो साइड है ये इधर खिसक के आ जाए तो ये जो साइड है ये खड़ा हो जाएगा। जब खड़ा हो गया तो ये एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। जब ये एंगल 0 होगा तो ये पूरा कैसा है? ये स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है, 90 डिग्री हो गया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और ये जो प्लेन है दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाता है। लेकिन जब ये इंक्लाइंड होता है, जितने एंगल से इंक्लाइंड होता है, जितना ये पीछे जाएगा उतना ये एंगल बड़ा होता जाएगा। जितना ये एंगल बड़ा होगा उतना ही कॉस थीटा छोटा होता जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इफेक्टिव एरिया कम होता जा रहा है। अब सपोज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब क्या? ये वाला जो पोर्शन है वो जब यहां आ जाएगा, है ना, ये प्लेन इस तरीके से जब आ जाएगा ऐसा, है ना, ये प्लेन अगर इस तरीके से आ जाएगा तो ये जो लाइन है और इस प्लेन के बीच में कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हुआ उस केस में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे? सब के सब ऊपर से निकल जाएंगे। ये जो अभी लिंक हो रहा है ये पूरा का पूरा ऊपर से निकल जाएगा, इससे एक भी पास नहीं होगा, इससे एक भी लिंक नहीं होगा। तो जो इफेक्टिव एरिया क्या हो गया? इफेक्टिव एरिया 0 हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो फ्लैट हो गया। तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सीधा जा रहा है वो, अरे तुम सो गए क्या, चलो मैं ऐसा आता हूं, ऐसा तो नहीं होगा। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्ट्रेट निकल जाएगा। सो इफेक्टिव एरिया क्या हो गया? 0। और द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द विंडो v cos थीटा मेजर करो, या तो वेलोसिटी देख लो या एरिया ऑफ द विंडो देख लो। With this in mind, we will make a general definition of electric flux as। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एंगल के टर्म में समझ सकते हैं, दैट इज E cos थीटा। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो सोर्स चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये थोड़ी ना चेंज हो गई, इसकी वैल्यू तो सेम है, E सेम है। इस प्लेन का एरिया भी थोड़ा ना चेंज हुआ, इस प्लेन का एरिया भी सेम है। तो चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ है ये एंगल, इस एरिया का एंगल। और ये एंगल किसके टर्म में है? ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। देखिए ये जो येलो प्लेन है इसका एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके बीच के एंगल की बात हो रही है। तो जो फ्लक्स लिंक होगा कब?
if the plane is not perpendicular, if the plane is not perpendicular, प्लेन कैसा परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरीके से नहीं, ये जब इधर जाएगा, ये वाला साइड इधर जाएगा, तब ये सीधा जब खड़ा होगा तब हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो जब ये प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है या ये प्लेन सीधा खड़ा नहीं है, उस केस में जो फ्लक्स लिंक होगा उस पर्टिकुलर एरिया से, दैट विल बी ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होगा। ई ए कब है, जब ये प्लेन सीधा खड़ा है, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये लेट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब इस तरीके से हुआ तो फ्लक्स विल बी 0, जब ये सीधा खड़ा हो गया तो फ्लक्स विल बी ई इंटू ए, और जब किसी एक एंगल पे है तो फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। सो दिस इज फ्लक्स लिंक विद अ प्लेन व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड टू एनी गिवन एंगल। फ्लक्स को E डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दिया। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया जैसा अभी हमने डिस्कस किया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनके बीच में मैंने डॉट लगाया, और जब भी एक डॉट प्रोडक्ट आता है तो जो आउटपुट होता है वो स्केलर बन जाता है। तो ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है इसको देख लेते हैं। ये जो एरिया था, ये एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेम तरफ रहना चाहिए, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं। क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट। जबकि जब हम एरिया को डिफाइन कर रहे थे तो एरिया, ये अगर एक प्लेन है तो इसका एरिया इस प्लेन के नॉर्मल है। याद आया, समझ में आ रहा है क्या? देखिए फिर से समझते हैं। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन एक ही एक्सिस पे है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इसलिए फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी बनता है। तो फ्लक्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के पास डायरेक्शन है। Where E is electric field, A is area which is a vector quantity to the area and in the direction perpendicular to that area, मतलब वही है perpendicular to that area। मैक्सिमम फ्लक्स तब मिलता है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। When थीटा is 0, फ्लक्स is maximum। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो अभी हम आए प्लेन ना, एक प्लेन लिया, उसका एरिया, उसका फ्लक्स कैसा होता है। अब जो मेन पोर्शन है उसको समझना है। इफ सरफेस इज कर्व्ड, 3 डायमेंशनल अगर रहा, और सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस जैसे कि कर्व्ड सरफेस हो सकता है सिलेंडर का, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो प्लेन नहीं है, कर्व्ड है ना। जो कर्व्ड सरफेस, सामने वाला जो पोर्शन दिखता है आपको कर्वीलिनियर है, वो स्ट्रेट थोड़ी रहे। सो कर्व्ड सरफेस जहां भी रहेगा, जैसे स्फेयर हो गया, उसका जो सरफेस आप छुओगे वो प्लेन थोड़ी ना, वो कर्व्ड है। तो अगर कर्व्ड सरफेस है तो उसमें हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। फॉर ए कर्व्ड सरफेस दैट विल नॉट बी द केस, जैसा अभी हमने किया उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट केस वी कैन अप्लाई दिस डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए स्मॉल एरिया दैट इज ds और dA। फिर समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जो हमने प्लेन लिया, तो प्लेन के केस में फ्लक्स निकालना था, तो क्या किया, उस प्लेन का एरिया लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक एंगल में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये तो हो गया फ्लक्स। लेकिन अगर कोई कर्व्ड सरफेस है जिसके केस में आप एरिया या फिर उसका एरिया किसी एक एक्सिस पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उस केस में हम एक स्मॉल पोर्शन का, एक स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, फिर टोटल सरफेस से इंटीग्रेट कर देंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे ये एक कर्व्ड सरफेस, एग्जांपल के लिए समझिए आलू, आलू का शेप सोचिए, आलू पोटैटो, उसका शेप इमेजिन करिए।
क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो क्यूब है, क्या वो स्फेयर है, क्या वो सिलेंड्रिकल है, वो किसी भी शेप में है, लेकिन वो 3 डायमेंशन तो है। और ऐसे अगर ऑब्जेक्ट है और उसके फ्लक्स को निकालना है मुझे, या उसका एरिया डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन होगा? सपोज ये आलू है, तो आलू में से एक स्मॉल एरिया लूंगा, एक स्मॉल एरिया। इस एरिया का एक डायरेक्शन होगा, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, है ना। डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, इस प्लेन से 90 डिग्री पे, ठीक। और अगर इसी पॉइंट पे चार्ज भी है, तो चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई और उस एरिया का डायरेक्शन, स्मॉल एरिया लिया मैंने, स्मॉल एरिया डीए या डीएस आप ले लीजिए, डीएस स्मॉल सरफेस एरिया या डीए स्मॉल एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक एंगल थीटा पे अगर है, ठीक, उस केस में फ्लक्स कैसे निकलेगा? उस केस में फ्लक्स निकलेगा डी फाई इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पूरा एरिया था, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं स्मॉल एरिया लूं, उस स्मॉल एरिया में कितना फ्लक्स होगा? स्मॉल फ्लक्स होगा, दैट इज डी फाई। और ये डी फाई कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया इनटू एंगल बिटवीन देम। भाई टोटल एरिया था ई ए कॉस थीटा, स्मॉल एरिया लेना है ई डी एस कॉस थीटा या ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये डीएस या डीए ही क्यों लिया है? क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया मैं किसी भी फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर सकता। नहीं मेरे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूजफुल है, न ट्राइंगल का फॉर्मूला यूजफुल है, न स्क्वायर का फॉर्मूला यूजफुल है। तो मेरे पास या स्फेयर का फॉर्मूला या सर्कल का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला इस एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा एरिया लिया। उस छोटे से एरिया को आप रेक्टेंगल ले लो या जो भी शेप का लेना है, एक छोटा सा एरिया लिया मैंने, रेक्टेंगल ले लो या एक छोटा सा सर्कल ले लो, और इसका एरिया डिफाइन कर दो। लेट्स से दैट एरिया इज डीएस, स्मॉल एरिया, है ना, क्योंकि पूरा एरिया तो ये है, इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लिया मैंने और उस पोर्शन के एरिया को मैंने बताया डीएस। तो इसका एरिया ले लीजिए। इस एरिया में, इतने एरिया में जो फ्लक्स लिंक होगा, इतने छोटे से एरिया में जो फ्लक्स लिंक होगा, दैट इज डी फाई। अब ये डी फाई कैसे निकला? ये डी फाई निकला कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, कोई भी केस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इस एरिया से कितना लिंक हो रहा है, और उनके बीच में एंगल क्या है। जैसे यहां पे अगर ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो कितना फ्लक्स लिंक हुआ? ई डी एस कॉस थीटा। वैसे ही अगर मुझे इसका निकालना है, इस सर्कुलर शेप का, स्मॉल सर्कुलर शेप एरिया का, तो क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा। लेट से इसका एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, है ना, एरिया का डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से इधर जा रही है, इनके बीच का एंगल ये है थीटा, ये इनके बीच का एंगल। तो इनका इस एरिया में कितना फ्लक्स लिंक हुआ? ई डी एस कॉस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अगर आप डेल्टा ए लेंगे स्मॉल एरिया, डेल्टा फाई स्मॉल फ्लक्स, या डिफरेंशिएशन के टर्म में लेंगे डी फाई स्मॉल फ्लक्स, डी एस स्मॉल एरिया, कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू कंपोनेंट। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, उसका कॉस कंपोनेंट ले लेना है और ई इंटू डी एस कर देना है। सो दैट विल गिव अस स्मॉल फ्लक्स। देखिए ये तो स्मॉल फ्लक्स मिल गया ना, लेकिन मुझे तो टोटल इस पूरे शेप का फ्लक्स चाहिए, मैंने तो स्मॉल फ्लक्स निकाला। अब क्या करना है, ऐसे यहां पे एक एरिया ले लीजिए, ऐसे यहां पे एक एरिया ले लीजिए, ऐसे ही यहां पे एरिया ले, सारे पोर्शन में इस तरीके छोटे 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 एरिया ले लेंगे, सारे पोर्शन का एरिया ले लेंगे, हर एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, डी फाई डी फाई डी फाई 1 डी फाई 2 डी फाई 3 डी फाई 4, और सभी फ्लक्स को, स्मॉल फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल गया। अब इतना कौन करेगा? तो भाई देयर इज
इंटीग्रेशन को यूज करिए। क्या किया, हमारे पास डी फाई आ गया, डी फाई क्या आ गया, ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। अब टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू ऑल ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, पूरे क्लोज्ड सरफेस से, ये पूरे क्लोज सरफेस, आलू का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, वी नीड टू सम अप ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डी फाई। तो डी फाई के सारे डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, हर जगह डी फाई डी फाई डी फाई, हर जगह की डी फाई को कैलकुलेट करना है और ऐड कर देना है। और ऐड कहां करना है, एंटायर सरफेस का जो भी डी फाई है सबको ऐड कर दीजिए। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है कि फाई इज टोटल फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, दिस इज इक्वल टू ई इंटू डी ए या फिर ई इंटू डी एस कर दीजिए, ई इंटू डी एस, और क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन अब इस इंटीग्रेशन में देखिए ये एक ऐसा गोला सा लगा है, ये ऐसा गोला सा है, इस गोला को अब रीड कैसे करेंगे, टोटल फ्लक्स लिंक्ड टू कर्व्ड सरफेस या क्लोज्ड सरफेस इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन तो ऐसे इरेगुलर शेप रहेगा या कर्व्ड सरफेस रहेगा, इस कर्व्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया लिया, उस स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकाल दिया, वो फ्लक्स आया डी फाई विच इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा या फिर डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। मुझे लेकिन केवल इसका नहीं चाहिए, पूरे कर्व्ड सरफेस का चाहिए। और याद रखेंगे ये 3 डायमेंशनल है, तो केवल इस एक्सिस पे काम नहीं चलेगा, हमें इस एक्सिस पे भी जाना है, इस एक्सिस पे भी जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे हर जगह पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर इस एक्सिस पे जाएंगे, जो कैलकुलेट हो सकता है, हो चुका है उसको छोड़ के पीछे साइड वाले आलू के पीछे साइड जाएंगे, हर एक का डी फाई कैलकुलेट कर लेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। दैट इज द प्रोसेस जो इंटीग्रेशन हमें हेल्प करता है। तो इंटीग्रेशन ने क्या बोला कि टोटल फ्लक्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। तो डीए यूज हो रहा होगा कई बुक में डीएस यूज हो रहा होगा। दोनों का ही मतलब है स्मॉल एरिया या स्मॉल सरफेस एरिया। जब 3 डायमेंशनल है तो डीएस यूज हो रहा होगा, 2 डायमेंशन में है तो डीए यूज हो रहा होगा। इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड है, डीएस को डीए या डीए को डीएस यूज करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। डीएस और डीए इज इक्वल टू स्मॉल एरिया। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा है, मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट ई डी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। इसी को ऐसे लिखा जाता है। तो अगर आप डॉट लगाते हो तो कॉस थीटा नहीं लिखना है, अगर आप कॉस थीटा लिखते हो तो डॉट हटा देना, ई डी एस कॉस थीटा लिखते हो। अब यहां समझिए, तो ये मुझे टोटल फ्लक्स देने वाला है, टोटल फ्लक्स इस पूरे कर्व्ड सरफेस का देने वाला है। वो भी कैसे कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां ध्यान देंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें ये ऐसा सर्कुलर लगा हुआ है। इससे पहले तक आपने ऐसा कोई इंटीग्रेशन जब भी हम कैलकुलेट करते थे ऐसा करते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देते थे। लेकिन इस केस में ये बीच में जो रिंग लगा है इसको बोलते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन। क्लोज लूप इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं, क्या बोलना चाहिए। यहां से अगर मैंने ये एक एरिया लिया और इसका डी फाई कैलकुलेट किया, तो मुझे ऐसे हर एक पॉइंट का यहां पे लेना है, यहां पे लेना है, यहां पे लेना है, हर एक पॉइंट पे लेते जाना है। कब तक लेना है, जब तक ये पूरा घूम के यहां ना आ जाए। फिर से, यहां अगर मैंने एक लिया और इसके पास में यहां लिया, 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 यहां लिया, यहां लिया, यहां आया, तो जब मैं ये वापस आता हूं इसके सरफेस तक टच हो जाता हूं, तो मैं बोलूंगा ये मैंने इंटीग्रेशन यहां से क्लोज कर लिया। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। या बड़े वाले की बात करें तो यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया है,
यहां से स्टार्ट किया तो घूम के जब मैं हर एक जगह का लेते 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 यहां तक पहुंचूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने इसका पूरा क्या कर लिया है, क्लोज लूप बना लिया है। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये मुझे टोटल फ्लक्स देगा, दैट इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। सो टोटल फ्लक्स is closed loop integration of d phi over the entire surface। पूरे सरफेस पे d phi का क्लोज लूप इंटीग्रेशन लेना होता है। आप बोलेंगे क्लोज लूप इंटीग्रेशन कैसे लेना है, कुछ नहीं है, बस ये सिंबल लगाना है, बाकी कैलकुलेशन da का ही होता है। ये सिंबल है टू रिप्रेजेंट कि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल या कर्व्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं और ये क्लोज लूप बनाएगा। कैसे होगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको करेंगे तो बहुत आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन। सो हमें टोटल फ्लक्स कैसे मिल रहा है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ओवर द एंटायर सरफेस। जैसे यहां पे ये देखिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया, पहला लिया, फिर यहां लिया दूसरा, फिर यहां लिया तीसरा, फिर यहां अगर मैं आऊंगा चौथा, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक मूव किया, यहां से यहां मूव किया, फिर यहां से यहां मूव किया। सो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप इंटीग्रेशन। किसका ले रहे हैं हम, फ्लक्स का ले रहे हैं। हर बार हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया, उसका स्मॉल फ्लक्स, और फिर सभी को ऐड करते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का क्या मतलब है, जो 3 डायमेंशनल सरफेस है उसका जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस का, जैसे मैंने आलू एग्जांपल लिया, या सिलेंडर ले लेंगे या स्फेयर ले लेंगे, कोई भी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस किसे कहते हैं, जो 3 डायमेंशनल होता है वो क्लोज सरफेस। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, ये सारे क्लोज्ड सरफेस कहलाते हैं, क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो घूम के वो एंड पॉइंट पे आता है हर एक डायरेक्शन से, वो क्लोज सरफेस होता है। तो गॉस बोल रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एक एरिया में लिंक होगा, ये फ्लक्स होता है। लेकिन अगर यही फ्लक्स मुझे क्लोज्ड सरफेस का निकालना है तो कितना होगा, वो बहुत सिंपल होगा, वो होगा 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1 by epsilon naught times चार्ज, मतलब Q by epsilon naught। सो Q by epsilon naught इज टोटल फ्लक्स। कितना सिंपल है। क्या बोला गॉस ने, गॉस ने बोला कि सपोज एक सिलेंडर है, सिलेंडर के मैंने अंदर एक Q चार्ज रख दिया है, तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना है। मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स इज Q डिवाइड बाय epsilon naught। अच्छा चलो, मैंने एक चार्ज लिया Q और उसको मैंने स्फेयर में डाल दिया, अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना है। अच्छा, तो टोटल फ्लक्स कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यूब स्फेयर में भी वही और सिलेंडर में वही, ठीक है मैं क्यूब में डालता हूं, ठीक है आप क्यूब में डाल दीजिए, क्यूब में आप डालेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कर्व्ड सरफेस के अंदर अगर कोई एक चार्ज Q रख दिया जाए तो उस सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये गॉस ने बताया, ठीक है, ये गॉस ने बताया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको एक बार समझते हैं क्या बोलना चाहता है। सपोज ये एक मैंने सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के अंदर मैंने ये चार्ज को डाल दिया। चार्ज को जैसे डालेंगे, चार्ज को डाल दिया तो इस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो हर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, यही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब इस सिलेंडर में
फ्लक्स कितना लिंक हुआ, इस सिलेंडर में फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, तो इस सिलेंडर में जो फ्लक्स लिंक होगा वो इस चार्ज से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिए ये टर्म जो है, ये टर्म आपने एक और जगह देखा है जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, जब ये चार्ज इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है तो इससे जितने भी लाइंस निकले ना, अराउंड 10 की पावर 11 लाइंस निकलती हैं और इनटू जितना बड़ा चार्ज हो इनटू क्यू, इतने नंबर ऑफ लाइंस निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी निकलने वाली है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी निकल रही हैं वो तो सिलेंडर के अंदर है, और सिलेंडर के अंदर होने से वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं इसके सरफेस से लिंक हो रहा होगा। जो ऊपर आ रहा है वो ऊपर से लिंक हो रहा है, जो नीचे जा रहा है वो नीचे वाले सरफेस से लिंक हो रहा है, और जो बाहर साइड आ रहा है या इस तरफ जा रहा है वो इसके कर्व्ड सरफेस से लिंक हो रहा है। तो सारे लाइंस लिंक होने वाले हैं। कितने लाइंस निकल रहे हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इतने लाइंस निकल रहे हैं, और वही तो इसका फ्लक्स हुआ। फ्लक्स का मतलब क्या था, फ्लक्स का मतलब था किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितने लाइंस लिंक होंगे। अगर किसी एक एरिया से सारे लाइंस लिंक हो रही हैं तो उसका फ्लक्स पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्यू चार्ज से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व सरफेस से लिंक हो रहा है, तो वही उसका फ्लक्स हो गया। सो गॉस क्या बोल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface. But we know that electric flux through a closed surface is calculated by closed loop integration E dot ds. ऊपर हमने ये देखा ये रिलेशन कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करो, क्लोज लूप इंटीग्रेशन लगाओ, E dot ds करो। और गॉस क्या बोल रहे हैं, गॉस बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो ये दोनों तो सेम वैल्यू बतानी चाहिए, तो वही मैंने यहां कर दिया। देयरफॉर क्लोज लूप इंटीग्रेशन E dot ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बड़ा सिंपल सा गॉस थ्योरम है। गॉस बड़ा सिंपल सा लॉजिकल बात कहते हैं कि अगर कोई एक चार्ज को किसी एक सिलेंडर, स्फीयर या क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर आप डाल देंगे, उससे निकलने वाला पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से लिंक हो। सो दैट इज द टोटल फ्लक्स, दैट इज द टोटल फ्लक्स लिंक विद द एरिया, और वही उस कर्व्ड सरफेस का टोटल फ्लक्स है। लेकिन आपने एक और रिलेशन देखा था फ्लक्स का, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E dot ds, तो ये दोनों ही तो सेम बात कर रहे हैं, तो दे मस्ट बी इक्वल। सो क्लोज लूप इंटीग्रेशन E dot ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम। ओके, सो अब हम गॉस थ्योरम, जो ये गॉस थ्योरम आया, क्या आया गॉस थ्योरम, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E dot ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका अब हमें प्रूफ देखना है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए लेट्स कंसीडर अ हाइपोथेटिकल मतलब एक ऐसे मान लेते हैं, लेट्स अस अज्यूम, हाइपोथेटिकल मतलब रियल में जो नहीं है, अजम्पशन। लेट अस अज्यूम अ स्फेरिकल सरफेस, एक हम स्फेरिकल सरफेस को अज्यूम करते हैं, हैविंग चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो क्या बोल रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस मतलब स्फेयर ले लो, स्फेयर मतलब फुटबॉल के सेंटर में एक चार्ज Q रख दो, फुटबॉल के सेंटर में एक चार्ज Q रख दो। देन एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फेयर के हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो फुटबॉल के रेडियस की डायरेक्शन निकलेगी। रेडियस की डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री में, याद है धतूरा, पिंग पोंग बॉल, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मतलब स्फेयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उस स्फेयर के सरफेस में 90 डिग्री मतलब उसको अगर आप अंदर ले जाओगे तो वो रेडियस पे आ जाएगा। इसको अभी मैं और समझा देता हूँ रेडियल का क्या मतलब। हेंस मेकिंग
0 डिग्री विद एरिया वेक्टर। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। एट द स्मॉल एरिया फ्लक्स डी फाई, सपोज ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल मतलब इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इसके आउटर सरफेस पे लेना है, और वो भी कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ये एक चार्ज सेंटर पे रख दिया, ठीक है, सेंटर पे चार्ज रखा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी हमेशा ये सरफेस पे 90 डिग्री बनाएंगी। ये भी 90 डिग्री है, थोड़ा लाइन टेढ़ा दिख रहा है, सरफेस पे 90 डिग्री बनाएंगी, ठीक है। सो इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल। रेडियल का मतलब समझिए, सपोज ये सेंटर है तो इसको मैं अगर मैं ज्वाइन करूं तो यहां पे आएगा, इसको अगर मैं ले जाऊं अंदर तो यहीं आएगा, इस लाइन को मैं ले आऊं तो ये यहीं पे ज्वाइन होगा, इसको ले जाऊं तो यहीं पे ज्वाइन होगा। तो सारे आप देख रहे हो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उसके रेडियस के डायरेक्शन में ही है। सिंपल सा है ना भाई, स्फीयर के अंदर कोई भी लाइन ले जाओ वो उसका रेडियस हुआ। यहाँ पे आप ले गए, दिस इज रेडियस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला। ऐसे नेचर को क्या बोलते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, एट एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, हेंस मेकिंग 0 डिग्री विद एरिया वेक्टर। अब इसका एरिया क्या होगा, इस स्फीयर का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इसका एरिया 90 डिग्री पे होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, वो भी 90 डिग्री पे आ रही है ना। अगर मैं इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया बनाओ, यूनिट एरिया बनाऊं तो ये यूनिट एरिया होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। फिर से इस स्फीयर का अगर मुझे एरिया वेक्टर बताना है जिस भी पॉइंट पे, लेट से मुझे अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर बताना है तो यहाँ पे मुझे इस सरफेस पे 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देना है, ये उसका एरिया का डायरेक्शन बताता है। अब अगर मैं सेंटर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले आता हूं इस पॉइंट पे तो वो भी उसी लाइन पे जाएगा। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये स्टेटमेंट या लाइन बता बोल ये रहे हैं, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि एक मैंने स्फीयर लिया, उस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो स्फीयर के जब बाहर जा रहा होगा तो जो बाहर जाएगा वो उस स्फीयर के रेडियल में होगा। रेडियल मतलब उस स्फीयर के सरफेस पे 90 डिग्री बनाता हुआ वो बाहर निकलेगा यहां तक। एट द स्मॉल एरिया, एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं। सपोज ये मैंने एक स्मॉल एरिया लिया, ये वाला, ये स्मॉल एरिया, लेट से इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेट से यहां मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया, ये वाला जो रेड पोर्शन दिख रहा है, एक स्मॉल एरिया लिया ds, ठीक है। इस स्मॉल एरिया का अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूं तो इस एरिया के नॉर्मल होना चाहिए, तो जो ब्लैक वाला है वो इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन है, और ये जो ब्लू वाला है ये बड़े स्फीयर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ब्लू लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ब्लैक लाइन है वो ds का डायरेक्शन है। ds का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, कैप, तो ds का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में एरिया जा रहा है। तो जो स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा डी फाई, दैट विल बी क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब E डॉट ds है तो उसको मैं लिख सकता हूं E ds cos 0। ये 0 कहां से आ गया, ये 0 क्या है, 0 इज एंगल बिटवीन E एंड ds। E का डायरेक्शन क्या है, देखिए E का डायरेक्शन यहां है, E का डायरेक्शन यहां है, और ds का डायरेक्शन भी यहीं पे है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो मैं इसको लिख सकता हूं E ds cos 0। अच्छा, अब यहां देखिए E की वैल्यू मैं रख देता हूं। E की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 q/r²। दिस इज वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड।
1/4πε0 Q/r² इंटू ds। ये ds यहाँ वाला ये ds आ गया, ये e की वैल्यू होगा Q/4πε0 1/4πε0 Q/r² है, और ये ds है, और cos 0 की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखिए e की वैल्यू Q/4πε0 r² और cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे रिलेशन मिल जाता है d फाई की वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा वैल्यू बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका करना है? ds का। छोटा सा पोर्शन जो लेते हैं उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो छोटा सा पोर्शन क्या लिया है? ds का इंटीग्रेशन करेंगे। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये ds ऐसे इसका इंटीग्रेशन होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² होता है क्या? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। समझिए ये ds ये छोटा सा एरिया है, मुझे पूरे स्फीयर का एरिया बताना है, क्योंकि पूरे स्फीयर पे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होने वाले। तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या है? 4πr²। तो जो इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन ds करूंगा, दिस विल बी नथिंग बट 4πr²। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds की वैल्यू 4πr² होती है। सिंपल सा। ये आप क्या निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं टोटल एरिया किसका? स्फीयर का। स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है? 4πr²। r क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस वैल्यू को, इस 4πr² वैल्यू को यहां डाल देंगे। ये जो वैल्यू है इसको यहां डाल दीजिए, तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे 1/4πε0 Q/r² इंटू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds की जगह क्या लिख दिया? 4πr²। अब यहाँ पे 4πr² कैंसिल हो जाता है, 4πr² कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? Q/ε0। बचा क्या है? phi = Q/ε0। और गॉस ने क्या बोला था? गॉस ने बोला था कि टोटल फ्लक्स linked to any closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed, that is phi = Q/ε0। ये गॉस ने बोला था, और ये गॉस का उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रूफ करके ये वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? phi = Q/ε0। कैसे निकाला है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने एक स्फीयर कंसिडर किया, उस स्फीयर के अंदर एक स्फीयर कंसिडर किया, उस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज Q लिया। इस चार्ज के Q की वजह से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फीयर के ऊपर नॉर्मल आएंगी, स्फीयर के ऊपर नॉर्मल बनती है, 90 डिग्री में ये बन रही है। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस स्फीयर पे 90 डिग्री बना रही है। अब मैंने क्या किया? इसमें से एक स्मॉल एरिया लिया। ये स्मॉल एरिया क्या है? ds। इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन क्या है? एरिया का डायरेक्शन 90 डिग्री पे, और यहां से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? वो भी यहीं पे 90 डिग्री है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो हमारे पास d फाई का फॉर्मूला क्या है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन E.ds और E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। 0 क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डायरेक्शन का एंगल 0 है, इसलिए हमारे पास क्या बचा? E ds। E की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। अब हम इंटीग्रेशन इसका नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने छोटा सा पोर्शन किसका लिया है? ds का। हमें तो एरिया चाहिए ना, तो एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एरिया को इंटीग्रेट कर दिया, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds। ये एरिया का इंटीग्रेशन मतलब यहां से अगर मैंने ds स्टार्ट किया, इसी तरीके के सारे ds अगर मैं लूं, वही मुझे इंटीग्रेशन करके देगा। सारे अगर ds में ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा। मतलब इस एक्सिस में एक बार लेना है, फिर इस एक्सिस में लेना है, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। इस 4πr² की वैल्यू को यहां रखेंगे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या? phi = Q/ε0। So this is the total flux linked to a
क्लोज्ड सरफेस, और यही गॉस ने बोला था. सो दिस इज गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. आई होप आपको समझ में आया.